हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। आज हम देखने जा रहे हैं जीव विज्ञान। स्टार्ट में कर रहा हूँ बायोलॉजी। तो इसका चैप्टर 1 देखने जा रहे हैं हम, कोशिका। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका के हम डिटेल पढ़ेंगे। तो आज का फर्स्ट यूनिट हम चालू करते हैं। कोशिका, कोशिका मतलब सेल हो गया। और ये सारी एग्जाम के लिए होगा, रेलवे, पीएससी, एसआई और जो लेबर इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, सारी एग्जाम जो है उसको फोकस करके मैं ये सारी चीजें बना रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट में आपको बता दूं कि इसमें हम कैसे क्या पढ़ेंगे। पूरा पूरा बायोलॉजी पढ़ेंगे। और फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा बेसिक, हम देखेंगे इसके क्या क्या होगा। फिर उसके डिस्क्रिप्शन और जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और जो पूछे जाने की संभावना है, तो उन क्वेश्चन को विथ डिटेल हम इसमें सारी चीजें समझेंगे। तो इससे आपके टॉपिक भी कंप्लीट होते जाएंगे और टॉपिक वाइज सारे स्ट्रॉन्ग भी होते जाएंगे सारी चीजें। और इसमें मैंने कुछ डायग्राम भी ले रखे हैं, तो उससे और ज्यादा आपको फायदा मिलेगा समझने में। तो आज का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कोशिका। तो सबसे पहले जो कोशिका के बारे में जो सबसे पहले सर्वप्रथम जो बताया गया था, तो एक व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक, ठीक है, जिन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। बट ये एक कैसी कोशिका थी? ये एक मृत कोशिका थी। अब इसके बारे में पहला तो क्वेश्चन आपके ये बनता, देखिए ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक है, एक रॉबर्ट कोच और रॉबर्ट ब्राउन और आएंगे। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था, याद रखिएगा ईयर 1665। इसके बाद उन्होंने एक कॉर्क लिया था, एक पतली सी परत का अध्ययन करते हुए मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे। इन्होंने इसका नाम क्या दिया? ध्यान रखिएगा, कोशा नाम दिया। और इन्होंने इस चीज के बारे में, कोशिका के बारे में और ये कॉर्क के बारे में, सबसे पहले उनकी जो पुस्तक जो थी माइक्रोग्राफिका, ठीक है, माइक्रोग्राफिका में छापा था। रॉबर्ट हुक ने कोशा भित्ति, ध्यान रखिएगा, कोशा भित्ति मतलब कोशिका भित्ति, सेल वॉल के आधार पर ही कोशा, ध्यान रखिएगा, कोशा जो शब्द का प्रयोग, ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको थोड़ा सा घुमा के, क्योंकि ऑनलाइन सेट हो गए हैं। तो थोड़ा सा अलग अलग नए क्वेश्चन यहीं से बनाएंगे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, कोशा जो शब्द का प्रयोग या फिर कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने ही करा था। तो ठीक है, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में करी थी। इसके बाद एक व्यक्ति आए, इन्होंने रॉबर्ट हुक से अपना इनका माइक्रोस्कोप लिया और उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, जनरली हम खाली ये पढ़ते आए कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी और इसका क्वेश्चन आया जीवित कोशिका की, तो आप लोग रॉबर्ट हुक ही लगा देते। बट वो चीज गलत है। जीवित कोशिका के बारे में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले बताया था, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो कोशिका के बारे में बताया था रॉबर्ट हुक ने, वो एक मृत कोशिका थी, डेड सेल था। और जीवित कोशिका के बारे में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सर्वप्रथम बताया था और इसका अध्ययन करा था। और इन्होंने ही सबसे पहले जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के बारे में और स्पर्म के बारे में और छोटी छोटी चीजों के बारे में इन्होंने बताया था। क्योंकि एक सैंपल लिया था उन्होंने पानी का, तो उसमें बैक्टीरिया जो थे, एक सैंपल में बैक्टीरिया जो थे माइक्रोस्कोप से देखा तो वो इधर उधर जा रहे थे। तो जिस कारण से उन्होंने इसकी जीवित होने की, जो बैक्टीरिया था तो वो जीवित था। तो जिस कारण से इनको जीवित कोशिका की खोज किसने करी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जिस कारण से इन्होंने छोटी छोटी माइक्रो बायोलॉजी के बारे में बताया, तो जिस कारण से एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने बताया था कोशिका के बारे में। उनकी पुस्तक का नाम क्या हो गया दोस्तों? माइक्रोग्राफिका हो गया है। और ये किसी कोशिका थी? मृत कोशिका। जीवित कोशिका के बारे में 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बताया है। और एंटोनी ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये आपके 4 प्रश्न अति इंपॉर्टेंट हो गए, मोस्ट आईएमपी। देन आगे की ओर बढ़ते हैं, कोशिका,
ठीक है, ध्यान रखिए कोशिका सजीवों के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जिसको अपन बोलते हैं, और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो क्या है, कोशिका है। आपको यहाँ से एक फैक्ट भी बताना चाहूंगा मैं, एक बूंद जो ब्लड होता है, अगर एक बूंद हम ब्लड लेते हैं तो उसमें करीब 25 करोड़ कोशिका रहती है। तो ध्यान रखिएगा, हाँ आप सही सुन रहे हैं, 25 करोड़ कोशिका जो रहती है एक बूंद रक्त के अंदर, या फिर आपने 25 करोड़ को कन्वर्ट करते तो बहुत सारी बुक में यही पढ़ा होगा 250 मिलियन कोशिका। ठीक है, एक बूंद रक्त के अंदर 250 मिलियन कोशिका होती है। और आपको ये चीज बताना, पूरे शरीर में कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हमारे लेक्चर आगे की ओर चलते हैं। जो सेल जो वर्ड था वो सेला से आया था, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, छोटा रूम। जैसे क्या होता है, पूरे वर्ल्ड है, वर्ल्ड में करीब 200 कंट्रियां हैं, कंट्रियां में छोटी छोटी सिटी है, सिटी में क्या हो गए, हाउस है, हाउस में सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, स्मॉल रूम। तो जिस कारण से सेला वर्ड जो है स्मॉल है, स्मॉल से ही इसका शब्द आया सेला, और इसको हिंदी में बोला जाता है कोशिका यूनिट। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है दोस्तों, कोशिका, अब कोशिका का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, साइटो। साइटो का मतलब भी यही होता है छोटा, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन जो रहता है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, साइटोलॉजी कहा जाता है, CYTOLOGY। ठीक है दोस्तों, अगली चीज जो डायग्राम के शो करके आपको बताना चाहूंगा। देखो, अभी हमने देख लिया एक बूंद रक्त में करीब 25 करोड़ कोशिका या फिर 250 मिलियन कोशिका। अब एक बूंद जो रक्त है उसमें बहुत सारी अगर कोशिका मिलेगी तो ये सारी यूनिट जो बन जाएगी, इसको उत्तक या फिर टिश्यूज कहा जाएगा। अक्सर बेसिक डेफिनेशन आती है, एक कोशिका के झुंड को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, टिश्यू कहा जाता है। और बहुत सारे टिश्यू अगर मिलते हैं तो एक अंग बनता है, अंग मतलब क्या हो गया, ऑर्गन बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन अगर मिलते हैं तो क्या बनती है दोस्तों, देखो आपके सामने डायग्राम है, तो ये पूरी होल बॉडी बन जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गन सिस्टम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो ध्यान रखिए, कोशिका मिलेगी तो क्या बनेगा, टिश्यू, और टिश्यू मिलेंगे तो अंग बनेगा, और बहुत सारे ऑर्गन अगर मिल जाएंगे तो एक क्या बनेगा, शरीर बनेगा, या फिर ऑर्गन सिस्टम जो बोलते हैं, तंत्र जिसको कहा जाता है, तो वो चीज बनती है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये बेसिक चीजें हैं जो अक्सर एग्जाम में, कोशिका से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है दोस्तों, आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। उत्तक के अध्ययन को उत्तक विज्ञान, अब ध्यान रखिए, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, और उत्तक जिसको हम टिश्यूज बोल रहे हैं उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, हिस्टोलॉजी। अब अगर आपसे एग्जाम में ये चीज आपने नहीं पढ़ी हो और एग्जाम में पूछ ले उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, और सबसे पहला ऑप्शन रहेगा आपका हिस्टो, और आप इसको ही सबसे पहले कैंसिल करते हो, क्योंकि आपके माइंड में रिलेटेड आएगा कि ये तो हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, बट यही इसका आंसर है। ध्यान रखिए, हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ये हिस्टोलॉजी जो है, टिश्यूज की स्टडी ऑफ टिश्यूज जो कहलाता है, वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसको भी पॉइंट नोट कर लेना, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन, हिस्टोलॉजी टिश्यूज के अध्ययन को कहा जाता है। फिर उसके बाद दो महान वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। 1838 और 1839 में दो महान वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान आए थे। और स्लाइडेन जो थे आपके पादप जगत के महान साइंटिस्ट थे, और स्वान जो थे एनिमल किंगडम के, मतलब जंतु विज्ञान के महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम कोशिका के बारे में बताएं, आप प्लांट की कोशिका के बारे में बताइए, मैं जंतु की कोशिका के बारे में बताऊं। और एक साल बाद हम मिले, और एक चीज में हम जो पेपर जो छपता था तो उसमें हमारी जो सेल थ्योरी जो है वो दे दे, वो सिद्धांत दे दे। तो इन्होंने 1838 से 39 तक मेहनत करी, और एक साल बाद इन्होंने, स्लाइडेन और स्वान ने, दोनों ने पादप और जंतु कोशिका के बारे में रिसर्च करके बताया, और इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। तो आपसे दोस्तों क्वेश्चन ही आएगा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो ध्यान रखिएगा, स्लाइडेल और स्वान ने।
और थोड़ा सा और डीप में अगर क्वेश्चन आ जाए, स्लाइडेन कौन से जगत के साइंटिस्ट थे, ध्यान रखना पादप जगत के। और स्वान कौन से जगत के थे, तो ध्यान रखना जंतु जगत के, एनिमल किंगडम के महान साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने बताया कि सभी जीवों का शरीर एक कोशिका या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। सभी कोशिका की उत्पत्ति उसके पहले उपस्थित कोशिका से होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई है किसने, स्लाइडेल और स्वान ने, और कोशिका सिद्धांत दिया दोस्तों। अगली बात, अगले पॉइंट पे चलते हैं। 1855 से 1858 में एक और व्यक्ति आए जिन्होंने रिवोल्यूशन बता दिया। उनका नाम था रुडोल्फ वर्चाउ। सही नाम सुन रहे, रुडोल्फ वर्चाउ जो है, इन्होंने स्लाइडेल और स्वान का जो कोशिका सिद्धांत था उसमें थोड़े से बदलाव करते हुए नए फैक्चुअल बताए कोशिका के बारे में, और उन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ध्यान रखिए, बहुत छोटा सा शब्द एक रख देते हैं, नया कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो ध्यान रखिएगा रुडोल्फ वर्चाउ। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेल और स्वान ने। कब, 1838 और 39 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और हिस्टोलॉजी ऊतक के अध्ययन को, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं और हम अक्सर गलत कर देते हैं। तो इसके मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी है दोस्तों, रुडोल्फ वर्चाउ ने दी है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं दोस्त। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें बताई थी कि प्रत्येक सजीव का शरीर एक या अधिक कोशिका का बना होता है। ठीक है, रुडोल्फ वर्चाउ। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो कौन है, कोशिका है। फिर सभी कोशिका के आधार में बेसिकली एक समान होता है, जिसमें देखो सारे कोशिका में जीव द्रव, साइटोप्लाज्म, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, और कोशिका अंग, जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। करीब 12 से 15 कोशिका अंग है, और उसमें से क्वेश्चन आता है जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम और ये सारी चीजें। तो ये सब पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में किसने बताया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये बताया है रुडोल्फ वर्चाउ ने। अब इसमें कोशिका के सिद्धांत के कुछ अपवाद भी है, जैसे विषाणु मतलब वायरस। वायरस जो है जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी माना जाता है। और वायरस मतलब विषाणु जो है वो न्यूक्लियस अम्ल के बने होते हैं, उसमें डीएनए या फिर अथवा आरएनए और प्रोटीन होता है। ध्यान रखिएगा, वायरस में डीएनए या फिर आरएनए के बने हो सकते हैं। तो ये अपवाद में आते हैं कोशिका सिद्धांत के। फिर एक और मैं चीज बता दूं, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में बता रहा हूं। जो स्तनधारियों के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित रहता है। ध्यान रखिएगा, केंद्रक जो है वो अनुपस्थित रहता है। ठीक है, किसमें, आरबीसी या फिर बोल सकता हूँ रेड ब्लड कार्पोसेल या फिर सेल। अब इसमें दो अपवाद अक्सर पूछे जाते हैं। ऊंट और लामा जो है, इनके आरबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। ध्यान रखिएगा, इनके आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो ये दो अपवाद थे और अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। मोस्ट आईएमपी चीज जो अक्सर, अब क्या हुआ, रिवोल्यूशन हो गया कि यार सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका और ये सारी कोशिका कुछ ना कुछ होगी। तो सब जने अलग अलग अपनी स्टडी करने चले गए। तो इससे फाइनल आउटपुट ये आया कि सबसे बड़ी कोशिका हमें मालूम चली शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सी है दोस्तों, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी एक कोशिका का बना हुआ है। ये करीब 25 अंडों के बराबर होता है। ध्यान रखिए, कितने, 25 अंडों के बराबर। अब जो सबसे बड़ी होगी दोस्त, वो सबसे भारी भी होगी। ध्यान रखिएगा, करीब 150-2 किलो का होता है इसका अंडा। जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे भारी। तो ध्यान रखिए, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे भारी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे छोटी कोशिका के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा, माइकोप्लाज्मा, और एक और वर्ड आ जाता है गैलीसेप्टिक। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक की होती है। सबसे बड़ी और सबसे भारी शुतुरमुर्ग का अंडा। अब फिर उसके बाद बात करिए, सबसे बड़ी हो गई, सबसे छोटी। अब बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका कौन सी, तो ध्यान रखिएगा, तंत्रिका तंत्र, जिसको हम नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो वो क्या हो गई, 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो गई, तंत्रिका तंत्र। ध्यान रखिए, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे भारी, सबसे लंबी, ये अलग अलग जगह से मैंने फाइंड आउट करे क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, आपको इतना कलेक्शन शायद ही कहीं मिल पाएगा। सबसे छोटा पक्षी, अगर बड़े पक्षी की बात करते हैं, शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा पक्षी कौन है, शुतुरमुर्ग।
और सबसे छोटा पक्षी जो है ध्यान रखना हेमिंग बर्ड है। कौन है? हेमिंग बर्ड। और हिंदी में कहा जाता है इसको गुंजन पक्षी। क्या कहा जाता है दोस्तों? गुंजन पक्षी कहा जाता है हेमिंग बर्ड। अब सबसे छोटा देखो, जो सबसे छोटा पक्षी होगा वो सबसे छोटा अंडा देने वाला भी होगा। तो सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी भी कौन हो गया है? आपका हेमिंग बर्ड ही है। और हेमिंग बर्ड के बारे में एक विशेषता बता दूं, एक क्वेश्चन ये आता है कौन सा ऐसा पक्षी है जो उल्टा भी उड़ सकता है? तो सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी और उल्टा उड़ने वाला पक्षी, ये तीनों ही कौन है? हेमिंग बर्ड है। ध्यान रखिए दोस्तों। अब मैं बात करता हूं, तो हमने सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी, ये तो पढ़ लिया। अब मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है, सॉरी, सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की अगर बात आए तो ध्यान रखना मादा अंडाणु जो है, फीमेल ओवम जो है, वो सबसे बड़ी कोशिका रहती है। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा स्पर्म जो होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है दोस्तों। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अब कोशिका के प्रकार और देख लेते हैं। तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रो मतलब पहले वाला, कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक, प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है वो जो भी प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे वो अपने आप को विकसित नहीं कर सकते। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्वतंत्र, प्रोकैरियोटिक कोशिका प्राय स्वतंत्र होती है। इन कोशिकाओं में हिस्टोन, ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा प्रोटीन होता है केंद्रक में? हिस्टोन। और हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं पाया जा रहा है प्रोकैरियोटिक जीव जंतु में, जैसे जीवाणु रेशा। तो जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है और केंद्रक पदार्थ जो होता है कोशिका द्रव में बिखरा हुआ रहता है। इसी प्रकार कोशिका जीवाणु तथा नीलहरी शैवाल में पाई जाती है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है जीवाणु में और इन सब में ये जीव है, और ये अपने आप को विकसित नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हिस्टोन नामक प्रोटीन है। और हिस्टोन नामक प्रोटीन जो है केंद्रक का निर्माण करता है, जिस कारण से जीवाणु, नीलहरी शैवाल ये अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा प्रोकैरियोटिक। अब दूसरा रहता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब आ जाएंगे क्योंकि इसके अंदर इसके अंदर जो है हिस्टोन नामक प्रोटीन होगा। ठीक है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय प्राणी इसमें आ जाएंगे। सभी उच्च श्रेणी के पौधे, जीव जंतु यूकैरियोटिक कोशिका में आते। सभी यूकैरियोटिक कोशिका में संगठन में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक एक आवरण से ढका हुआ रहता है। ध्यान रखिएगा, केंद्रक जो है एक आवरण जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, उससे ढका रहता है। इसकी थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं हम दोस्तों डायग्राम के थ्रू। देखिए, प्रोकैरियोटिक के अंदर ये केंद्रक में हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं है और इसका जो केंद्रक द्रव जो है वो पूरी कोशिका में फैला हुआ है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई सी भी कोशिका जो विभाजित होती है हमेशा केंद्रक से विभाजित होती है। अभी विभाजित होने के बाद भी इसके अंदर हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं और केंद्रक नहीं है, स्पष्ट केंद्रक, जिस कारण से ये अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते जीवाणु और नीलहरी शैवाल। अब यूकैरियोटिक मतलब मानव या फिर जीव जंतु या फिर पादप, इसके अंदर केंद्रक स्पष्ट होता है और केंद्रक के आसपास एक जो आवरण जो रहता है वो ढका हुआ रहता है, जिसके कारण इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। और ये डिवाइड जो होगी, जिस कारण से ये अपने आप को एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार, और ये सारी चीज अपने आप को डेवलप कर सकती है दोस्तों। तो यूकैरियोटिक में क्या आएगा? जो अपने आप को विकसित कर सकते हैं। और प्रोकैरियोटिक में क्या आएगा? जो अपने आप को विकसित नहीं कर सकते हैं। अब कोशिका के जो अंग जो थे दोस्तों, अब ये जो कोशिका के जो अंग है, इसके बाद कोशिका अंग के बारे में अगले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कोशिका अंग। और ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद कोशिका से संबंधित जो भी आज तक एग्जाम में प्रश्न आए होंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको कैसा लेक्चर लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।